दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया का महत्व। भौगोलिक परिवेश। दक्षिण पूर्वी एशिया एक नया शब्द है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व नहीं होता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब इस क्षेत्र को जापानियों के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया कमान की स्थापना हुई, तभी से इस शब्द का प्रयोग होने लगा। विश्व युद्ध के पूर्व इस क्षेत्र को इतना अधिक महत्व प्रदान नहीं था, परंतु युद्धोपरांत औपनिवेशिक शासन के अंत और साम्यवादी चीन के अभ्युदय के कारण इस क्षेत्र को सहसा ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो गया। दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में महाद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित बर्मा, मलेशिया, मलाया, सिंगापुर, हिंद चीन, थाईलैंड और दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश फिलीपीन और इंडोनेशिया सम्मिलित है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल समस्त यूरोप के बराबर है। एक शताब्दी पूर्व यहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक नहीं थी, परंतु अब यह जनसंख्या 25 करोड़ से भी अधिक पहुँच गई है। इनमें इंडोनेशिया की जनसंख्या सबसे अधिक है और यह दक्षिण पूर्वी का सबसे बड़ा देश है। इस क्षेत्र के निवासियों की मुख्य आजीविका कृषि रही है। आरंभ में दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर यूरोप वाले मुख्यतः मसालों के कारण आकृष्ट हुए, परंतु अब तो यह क्षेत्र रबर, टीन, चीनी और कॉफी का प्रमुख उत्पादक है। संसार के कुल रबर का 80%, टीन का 93% और टंगस्टन का 20% इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। सदियों तक औपनिवेशिक शोषण का शिकार रहने के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई थी। अब भी दक्षिण पूर्वी एशिया के देश अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाए हैं और वे अविकसित देशों की कोटि में ही रहे जा सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देशों का अपना कोई व्यवस्थित इतिहास नहीं रहा है। यूरोपियों के आगमन के पूर्व इस क्षेत्र में कई संस्कृतियों और सभ्यताओं का मिश्रण पाया जाता है। सदियों तक यहाँ भारतीय और चीनी संस्कृतियों का प्रभाव रहा। टोकिन, अनाम और कोचीन पर चीन संस्कृति की गहरी छाप है, जबकि खामेर, अंगकोन, जावा, कंबोज, सुमात्रा आदि पर भारतीय संस्कृति की छाप पड़ती है। अनेक देशों जैसे कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया इत्यादि में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के भग्नावशेष अब भी मौजूद है। यूरोप के आने के कुछ समय पूर्व ही इस क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ था। पश्चिमी औपनिवेशवाद सिख दासता में बंधने के पूर्व इस क्षेत्र में छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते थे। एकता और राष्ट्रीयता नाम की कोई वस्तु उन्हें ज्ञात न थी। इसी कारण उन्हें बार बार दासता के बंधन में बंधना पड़ा। उसकी इस फूट और वैमनस्य का लाभ उठाकर फ्रांस, इंग्लैंड और डचों ने इस क्षेत्र के देशों पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग सभी देश पाश्चात्य देशों के प्रमुख में थे। फिलीपीन द्वीप समूह पर संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन था। इंडोनेशिया हॉलैंड के अधीन था और हिंदचीन पर फ्रांस का आधिपत्य था। बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया के कुछ भाग ब्रिटेन के अधीन थे। तिमोर द्वीप का एक
भाग एवं प्रशांत के कुछ अन्य द्वीप पुर्तगाल के कब्जे में थे। संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में केवल थाईलैंड ही एक ऐसा देश था जो किसी विदेशी राज्य के शासन में नहीं था, लेकिन वहाँ भी विदेशी शक्तियों को कई तरह के विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिससे उसकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती थी। संपूर्ण 19वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के विभिन्न राज्यों एवं द्वीपों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पाश्चात्य देशों में परस्पर विरोध तथा संघर्ष चलता रहा, लेकिन 20वीं शताब्दी में इस विरोध और संघर्ष का अंत हो गया। जो प्रदेश जिस राज्य के अधीन था, वहां उसकी सत्ता को अन्य राज्यों ने स्वीकार कर लिया। इस संपूर्ण काल में इस क्षेत्र के सभी देश साम्राज्यवादी शोषण के घोर शिकार हुए। यूरोपीय देशों ने जब इस क्षेत्र के देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो वहाँ का शासन सूत्र चलाने के लिए अपने अलग अलग ढंग अपनाए, लेकिन इस विभिन्नता में उद्देश्य का साम्य था। यहाँ के निवासियों का राजनीति और आर्थिक शोषण दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को जापान की साम्राज्यवादी लिप्सा का भी शिकार होना पड़ा। जिस तरह नात्सी जर्मनी पूर्वी यूरोप को अपने साम्राज्य का स्वाभाविक क्षेत्र समझता था, उसी प्रकार जापान भी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया को अपने साम्राज्य का उपयुक्त क्षेत्र मानता था। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय उसने इस क्षेत्र को अपने आधिपत्य में लेने का कठोर प्रयास किया और उसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली। युद्ध के दौरान उसने दक्षिण पूर्वी एशिया के पश्चिमी देशों के साम्राज्य का अंत किया और वह समस्त क्षेत्र जापान के मातहत आ गया। यद्यपि दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रायः सभी देश साम्राज्यवादी देशों की साम्राज्य लिप्सा के शिकार थे, पर 20वीं सदी के प्रारंभ से ही सर्वत्र राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के आंदोलन जोर पकड़ते जा रहे थे। फलतः द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी देशों को यूरोपीय दासता से मुक्ति मिल गई और वे स्वतंत्र राज्यों के रूप में विश्व राजनीति के रंगमंच पर उतरे। यद्यपि ये देश स्वतंत्र हो चुके थे, परंतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में ये एक अनिश्चिततापूर्ण संक्रांतिकारी अवस्था से गुजर रहे थे। इसी बीच युद्धोपरांत चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जब यूरोपीय राज्यों ने पुनः दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया, तो वहाँ की जनता ने इसका बड़ा कड़ा प्रतिरोध किया और हिंसात्मक संघर्ष छेड़ दिया। इस संघर्ष में साम्यवादी शक्तियों ने पददलित राष्ट्रों का समर्थन किया। दक्षिण पूर्वी एशिया के इन देशों के निवासियों के लिए आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता के अधिकारों का समर्थन तो साम्यवादियों ने किया ही, परंतु इससे भी एक कदम आगे बढ़कर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने सभी प्रकार के सैनिक सहायता भी उन्हें सुलभ कराने का वचन दिया। इस प्रकार युद्धोपरांत उपनिवेशवादी शासन के अंत और साम्यवादी चीन के उदय के कारण इस क्षेत्र को सहसा ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो गया और यह संपूर्ण क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संकट एवं संभावित विश्वयुद्ध के भूमिका का निर्माण करने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में
पूंजीवादी राज्यों ने इस घटना चक्र को रोकने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप विश्व की राजनीति में कई तरह की उलझनें पैदा हो गई।